Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए अभी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में यही वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। आगे हम इसी क्लास में कवर करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इसी क्लास में आपको मिल जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। सेकंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे डिटेल में, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आपको अनसीन पैसेज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है और आप आसानी से उसको समझ पाते हो। आगे हम कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर। तो फिर आपको जब आप इनको सोल्व करोगे आपको लगेगा कि आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस है अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। थर्ड पोर्शन में कवर करते हैं क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल। तो इनकी कुछ खास ट्रिक्स हैं जो मैं बताता हूँ और साथ में प्रैक्टिस। तो देखो दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं भाई, एक अकेला अगर आप एक चीज़ को एक बार कर लेंगे वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि उसकी डेली प्रैक्टिस। क्योंकि डेली प्रैक्टिस से मैं भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और आपको भी एक रिदम समझ में आएगा कि भाई किस चीज़ों को टैकल करने का तरीका क्या है। तो प्रैक्टिस और ट्रिक्स जब मिक्स होकर रोज़ डेली बेसिस पर आप करेंगे तो फिर यहाँ पर आप मास्टरी हो जाएगी और फिर आप क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। लास्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है, जितने वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, लास्ट में इनकी ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रट जाती हैं, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाती हैं। ये सारे बेनिफिशरीज हैं एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बेटा एक सिंगल क्लास में आपको कितना कुछ मिल जाता है, मुझे नहीं लगता भाई इससे बेटर क्लास आपके लिए कुछ हो सकती है। देखो एक सिंगल क्लास में सबसे पहले आप वोकैब कवर करते हो, दूसरा यहाँ पर आपको वोकैब के भी कई सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाता है, थर्ड आपकी ग्रामर कवर हो जाती है, फोर्थ यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है, फिफ्थ यहाँ पर आपका पी क्यू आर एस हो जाता है कवर, ठीक है। उसके अलावा भाई सिक्स पे प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा सातवां भाई यहाँ पर ट्रांसलेशन साथ के साथ चल रहा है। और ये जो मैं वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन करता हूँ स्टार्टिंग में, इसके साथ में सेंटेंस यूज भी रहता है और वहाँ पर ट्रांसलेशन रहता है। तो भाई एक तो एडिटोरियल में ट्रांसलेशन और सेंटेंस में जब वर्ड्स को यूज़ करेंगे वहाँ पर ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश की एक सिंगल क्लास आपको 40 से 50 मिनट, हार्डली इतना ही टाइम रहता है। अगर आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आधा घंटे में उसको पूरा कर सकते हो। तो डेली बेसिस पर एक सिंगल क्लास आपकी कितनी तैयारी को किस लेवल तक ले जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद डिसाइड करें, क्लास को लेने के बाद आप खुद डिसाइड करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे। ऑलराइट, चलिए अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है प्रेस्टिजियस। एडजेक्टिव होता है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, कोई हैविंग हाई स्टेटस और रिस्पेक्ट। कोई चीज़ बहुत हाई स्टेटस रखती है, बहुत ही वैल्यूएबल कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी नोन फॉर इट्स रिसर्च। उसने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? शी ग्रेजुएटेड, उसने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, एक बहुत ही नामचीन प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से करी है। और यूनिवर्सिटी कैसी है? नॉन फॉर इट्स रिसर्च, अपनी रिसर्च के लिए वो जानी जाती है। इट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए आया है। रिनोन्ड, रेस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत नाम है, दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनियम। अननोन, ऑब्सक्योर और डिसरेप्यूटेबल। डिसरेप्यूटेबल मतलब जिसकी रेप्यूटेशन नहीं है, मार्क करेंगे डिसरेप्यूटेबल को, ऑब्सक्योर को मार्क करेंगे, रिनोन्ड को भी मार्क करेंगे, ठीक है। रेस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड को मार्क करेंगे यहाँ पर। तो ये चार वर्ड्स आपको यहाँ मार्क करने हैं और पांचवा वर्ड प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टिजियस, ठीक है। 5 वर्ड आपको यहाँ से मिल गए। चलिए भाई
अगला वर्ड है ग्रूलिंग। एडजेक्टिव होता है अत्यंत कठिन, एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग। कोई चीज़ बहुत ऐसी इतनी ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है जिसके अंदर आप थक जाओगे, बिल्कुल टूट जाओगे। बहुत डिमांड करती है आपसे चीज़ों की, बहुत एफर्ट्स की डिमांड उस चीज़ में है, तो वो कैसी है? ग्रूलिंग है। द ट्रैक थ्रू द माउंटेन्स वॉज ग्रूलिंग बट रिवॉर्डिंग। ट्रैकिंग जो करते हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो चलने जाते हैं ऊपर, तो ट्रैकिंग कैसी थी? द ट्रैक थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन से होकर, जो पहाड़ों से होकर गुजरने वाली जो ट्रैक थी वो कैसी थी? वो ग्रूलिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, डिफिकल्ट थी, बट रिवॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। एग्जॉस्टिंग, आर्डुअस और पनिशिंग, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे आर्डुअस को और एग्जॉस्टिंग को भी मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला है, दूसरी तरफ ईजी है, रिफ्रेशिंग, एफर्टलेस है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है आउटविट। वर्ब होता है चालाकी से हराने को बोलते हैं आउटविट करना। टू डिफीट समवन बाय बीइंग मोर क्लेवर, ज़्यादा चालाक होने के बाद किसी को हरा देना, उसको बोलते हैं आउटविट करना। द स्पाई मैनेज्ड टू आउटविट द एनिमी एजेंट्स। स्पाई यानी कि जासूस, जासूस ने क्या करा है? मैनेज करा है आउटविट करना, हराने का चालाकी से एनिमी के एजेंट्स को, जो दूसरी देश के जो एजेंट्स थे उनको हराने का, आउटविट करने का उसने मैनेज किया। आउट स्मार्ट करना, फूल करना मतलब मूर्ख बनाना, डिसीव यानी कि धोखा देना। तो आउटविट के तीनों देखो, विट का मतलब होता है होश, विट का मतलब होता है होश, आपकी विट यानी कि आपका होश, आपकी बुद्धि। आउटविट कर दिया आपने किसी को, मतलब अपनी बुद्धि से किसी को आउट कर दिया, मतलब हरा दिया। आउट स्मार्ट करना, आप स्मार्ट हो, आपने किसी को आउट कर दिया। फूल बनाना, मूर्ख बनाना, और डिसीव यानी कि धोखा देना। डिसीव को मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई चालाकी से हरा दिया, दूसरी तरफ मिसजज हो गया, गलत जज कर दिया, तो फिर आप हार जाओगे। लूज टू यानी कि आप हार गए, और मिस कैलकुलेट कर गए, आपने आकलन ठीक से नहीं किया। तो अगर आकलन ठीक से नहीं हुआ है तो फिर हार जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप आउटविट का मीनिंग याद रखेंगे और डिसीव को याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ड है राइवल। नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी। अ पर्सन कंपीटिंग विद अनदर फॉर द सेम गोल। एक ऐसा पर्सन जो, आप देखो, एक आपका भी गोल है और एक दूसरे व्यक्ति का भी सेम गोल है। आप दोनों अगर आपस में कंपीट कर रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे के राइवल हो। ही बीट हिज राइवल इन द फाइनल राउंड। उसने अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी, अपने कॉम्पिटिटर को फाइनल राउंड में बीट किया, यानी कि हराया। कॉम्पिटिटर, यहाँ बीट से पीटने का मतलब नहीं है, यहाँ पर हराना है। कॉम्पिटिटर है, अपोनेंट और चैलेंजर, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो कॉम्पिटिटर है, अपोजिट में है, दूसरी तरफ इसका उल्टा एलाई, टीममेट है, और सपोर्टर है। मार्क करेंगे एलाई को, ये होता है साथी। नेक्स्ट अगला वर्ड है रीन। नाउन भी है, वर्ब भी है, इसको बोलते हैं शासन। रूल और डोमिनेंस, किसी का शासन, उसी को बोलते हैं रीन। एस्पेशली बाई ए मोनार्क, किसी एक राजा के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ हैड अ लॉन्ग एंड पीसफुल रीन। क्वीन एलिजाबेथ हैं, उनका कैसा था? एक लंबा और एक पीसफुल रेन, उनका शासन काफ़ी लंबा था। रूल बोल सकते हो, कंट्रोल बोल सकते हो, और डोमिनेशन, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, इसके एंटोनिम्स देखिए, सब्जुगेशन, सर्विट्यूड और एनार्की। तीनों का मतलब है कि भाई शासन नहीं है। ठीक है, सब्जुगेशन को मार्क करेंगे, सर्विट्यूड को मार्क करेंगे, एनार्की को भी मार्क करेंगे। एनार्की का तो मतलब ही होता है कि भाई गवर्नमेंट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगला वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का तो मतलब आपको पता भी होगा, घमंड करने को बोलते हैं बोस्ट करना। टू स्पीक लाउडली ऑफ वन सेल्फ, अपने ही बारे में डींगे मारना, उसी को बोलते हैं बोस्ट करना। ही बोस्टेड अबाउट हिज अचीवमेंट्स टू एवरीवन, अपने अचीवमेंट्स के बारे में उसने बोस्ट करा, डींगे मारी हैं एवरीवन, हर किसी से। ब्रैग करना, फ्लॉन्ट करना और शो ऑफ करना, इसमें से आप ब्रैग को मार्क करेंगे और फ्लॉन्ट को मार्क करेंगे, दोनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। शो ऑफ का आपको पता है, दिखावा। एक तरफ तो ब्रैग कर रहे हो, आप घमंड कर रहे हो, चीज़ों का दिखावा कर रहे हो, अपने बारे में डींगे मार रहे हो। दूसरी तरफ आप बिल्कुल हम्बल हो। डाउन प्ले और मिनिमाइज, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ट्रैक्शन। नाउन होता है खिंचाव या पकड़ को बोलते हैं ट्रैक्शन। ग्रिप और सपोर्ट, किसी चीज़ की ग्रिप, किसी चीज़ का सपोर्ट, उसी को बोलते हैं ट्रैक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को अगर आप सहमति दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, उसी को भी ट्रैक्शन ही बोलते हैं। द कैंपेन गेन्ड ट्रैक्शन आफ्टर द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, कैंपेन को क्या गेन हुआ, क्या मिला है? ट्रैक्शन यानी कि सपोर्ट मिला है। आफ्टर द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, जब से सेलिब्रिटी ने उसको एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है, यानी कि उसका ऐड कर दिया होगा किसी प्रोडक्ट का या कैंपेन का। ग्रिप, होल्ड और मोमेंटम, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स ट्रैक्शन के। अच्छा, एक तरफ इसके पकड़ हो रही है, मजबूत हो रही है, सपोर्ट करा जा रहा है, दूसरी तरफ स्लिपेज है, डिक्लाइन करा जा रहा है, और डिसइंटरेस्ट हो रहा है, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इम्परेटिव। बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। एडजेक्टिव भी है और इन्हें नाउन भी है। इसका मतलब होता है अत्यावश्यक,
एब्सोल्युटली नेसेसरी और अर्जेंट। इम्परेटिव क्या है? कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं इम्परेटिव। इट इज़ इम्परेटिव टू फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना काफ़ी अपने आप में क्या है? इम्परेटिव है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट, वाइटल है और एसेंशियल, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। नेसेसरी भी यहाँ पर आप इसका सिनोनिम मान सकते हो, ठीक है। इसमें से आप वाइटल को मार्क कर लेंगे, क्रूशियल को मार्क कर लेंगे, एसेंशियल का तो आपको पता है। एक तरफ तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑप्शनल है, आप करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें, आपके पास ऑप्शन है। माइनर बहुत छोटा सा है, ट्राइबल यानी कि मामूली सा है, मार्क करेंगे ट्राइबल को। ऑप्शनल और माइनर का तो आपको पता है। चलिए भाई, अगला वर्ड है नॉर्म्स। नाउन होता है, मानदंड को बोलते हैं नॉर्म्स यानी कि स्टैंडर्ड। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और वेज ऑफ बिहेविंग, बिहेव करने के या फिर एक्ट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेज और तरीके होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कल्चरल जो कल्चर का मतलब क्या होता है भाई? कल्चर होता है ना बहुत सारे, जो संस्कृति होती है उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके अपने तरीके होते हैं। डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री में डिफरेंट है, अलग अलग है। स्टैंडर्ड्स, रूल्स और कन्वेंशंस, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लेंगे इसमें से कन्वेंशंस को। एक तरफ तो मानदंड है, स्टैंडर्ड्स है, एक ही जैसी हैं चीज़ें। दूसरी तरफ डेविएशंस हो रहे हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे डेविएशंस को, एबनॉर्मेलिटीज़ को भी मार्क करेंगे, एक्सेप्शंस को भी मार्क करेंगे। अगला वर्ड है कंडेमनेशन। नाउन होता है, निंदा को बोलते हैं कंडेमनेशन। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, बहुत ही कठोर डिसअप्रूवल यानी कि निंदा, आलोचना, उसको बोलते हैं कंडेमनेशन। एक इसी के जैसा वर्ड है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है कंडेम, ठीक है, जो ये वर्ड है जिससे बना है। एक वर्ड होता है कमेंट, एक वर्ड होता है कमेंट, ठीक है। कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा, ठीक है, निंदा यानी कि आलोचना। और कमेंट का मतलब होता है तारीफ। एक मिनट, इसका मतलब होता है तारीफ, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कंडेम निंदा और कमेंट होता है तारीफ। तो कंडेमनेशन है तो फिर निंदा हो रही है, और कमेंडेशन हो रही है तो तारीफ हो रही है, प्रेज हो रही है। द गवर्नमेंट फेस्ड कंडेमनेशन फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स। गवर्नमेंट ने क्या करा है? फेस करा है कंडेमनेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने फेस करी है निंदा यानी कि आलोचना। फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स, किसी चीज़ में रिस्पॉन्स उनका डिले था, लेट सरकार ने किसी चीज़ में रिस्पॉन्ड किया, तो उसके लिए उन्होंने फेस करी है कंडेमनेशन यानी कि निंदा। क्रिटिसिज्म, ब्लेम और रिप्रोच, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रिप्रोच को, क्रिटिसिज्म को भी मार्क कर सकते हैं। ब्लेम का तो पता होगा, ब्लेम करना। एक तरफ निंदा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? प्रेज करना। अप्रूवल और एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट को मार्क कर लेंगे, प्रेज और अप्रूवल का तो पता है। चलिए एंडोर्समेंट में जरूर मार्क करेंगे, अच्छा वर्ड एग्जाम में आ जाता है। अगला वर्ड है सब्ज्यूम। वर्ब होता है समाहित करना, टू इंक्लूड और एब्जॉर्ब अंडर अ लार्ज कैटेगरी। एक बड़ी कैटेगरी में किसी चीज़ को शामिल कर लेना, उसको बोलते हैं सब्ज्यूम करना। ऑल माइनर डिपार्टमेंट्स वर सब्ज्यूम्ड इनटू अ सेंट्रल एजेंसी। सारे छोटे डिपार्टमेंट्स सब्ज्यूम कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं इनटू अ सेंट्रल एजेंसी। एक सेंट्रल एजेंसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट और एनकम्पास, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एनकम्पास को, इनकॉर्पोरेट को भी मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो समाहित कर दिए हैं, उसको मिला दिया है, इंक्लूड कर दिया, तो इसका उल्टा एक्सक्लूड करना। सेपरेट, अलग करना, आइसोलेट, तीनों का सेम मीनिंग है, अलग करना। इसमें से आप आइसोलेट को मार्क कर सकते हैं। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है अ बैड पैच, कठिन समय। अ डिफिकल्ट पीरियड, एक खराब समय को, एक पीरियड ऐसा जो खराब चल रहा है, बहुत मुसीबत भरा एक समय है, उसको बोलते हैं अ बैड पैच। ही वेंट थ्रू अ बैड पैच आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। वो क्या हुआ? एक बुरे समय से गुजरा है, बुरे दौर से गुजरा है, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। अच्छा, किसी की जॉब चली जाएगी तो उसके लिए क्या वो अच्छा समय थोड़ी ना होगा, वो तो एक बैड पैच होगा, बहुत खराब समय है। बी इन द एयर, हवा में होना, महसूस होना। टू बी फेल्ट, टू बी हैपनिंग और अबाउट टू हैपन। बी इन द एयर का मतलब होता है हवा में होना, हवा में किसी भी वजह से हुआ जा सकता है, बहुत ज़्यादा खुशी में, बहुत ज़्यादा घमंड में। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर बिफोर द कंसर्ट। कंसर्ट शुरू होने वाला था, उससे पहले क्या था? देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर। इन द एयर मतलब क्या है कि हवा में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की जा सकती थी। बरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना। टू मेक पीस, हैचेट ऐसे मान लो एक हथियार है, दो लोगों के पास हथियार है, लेकिन वो आए, मैदान में आए, और आने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी जो हैचेट थी उनको दफना दिया। तो अब देखो, आए तो वो लड़ने थे, लेकिन उन्होंने अपने हैचेट को, अपने हथियार को ही बरी कर दिया, दफना दिया। तो मतलब क्या कर दिया उन्होंने? दुश्मनी को ख़त्म किया। टू मेक पीस।
दे फाइनली बरीड द हैचेट आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी। उन्होंने क्या करा है, बरी करा है हैचेट, यानी कि अपनी दुश्मनी को भुला दिया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, ऊपर राइवल वर्ड आया था। राइवल का मतलब क्या है, विरोधी, अपोनेंट, दुश्मन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या करा है, राइवलरी को खत्म किया है, अपनी बरी द हैचेट। गेट द अपर हैंड, बढ़त लेना, टू गेन कंट्रोल और एडवांटेज। गेट द अपर हैंड, अगर आपका अपर हैंड है ना किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप ऊपर चल रहे हो तो मतलब क्या, आपकी बढ़त है, आपने कंट्रोल कर रखा है, आपकी एडवांटेज है। शी गॉट द अपर हैंड इन डिबेट क्विकली। वो कैसे, उसने क्या किया, उसने अपर हैंड ले लिया, बढ़त बना ली किस चीज़ में, डिबेट में, मतलब अच्छे से डिबेट कर दिया होगा उसने। फ्रेजल वर्ब्स, कैच अप विद, बराबरी करना, टू रीच द सेम लेवल एज समवन। कैच अप विद समवन, अगर आप किसी के साथ कैचअप विद करते हो तो मतलब क्या, आप उसके बराबर आ जाते हो, उसी लेवल पर आ जाते हो जिस लेवल पर दूसरा व्यक्ति है। और अगर आप लगातार इस क्लास को लेते हैं, ये मॉर्निंग की हमारी क्लास अगर आप डेली बेसिस पर लगाते हैं, देन यू विल कैच अप विद अदर एडवांस्ड लर्नर्स वेरी सून। आई हैड टू स्टडी हार्ड टू कैच अप विद द क्लास। मुझे स्टडी हार्ड करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, टू कैच अप विद द क्लास, यानी कि क्लास के लेवल पर आने के लिए। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, टू फॉलो और ओबे रूल्स। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, कॉम्प्लाई करना। यू मस्ट अबाइड बाय द कोर्ट डिसीजन, आपको कोर्ट के डिसीजन का क्या करना पड़ेगा, अबाइड बाई, यानी कि उसका पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, टू फाइंड और मीट बाई चांस। अचानक से किसी को आप मिल गए हो, कोई आपको मिल गया है, उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस, केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी इन द अटिक, वो ढूंढ रहा था, सामान अपना ढूंढ रहा था अटिक में, तो वहाँ पर क्या हो गया है, ओल्ड डायरी, उसको आई केम अक्रॉस मतलब क्या, उसको मिल गई है। आई केम अक्रॉस यानी कि अचानक से मिलना। लास्ट आपका फ्रेजल वर्ब है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है तरक्की करना, टू प्रोग्रेस और सक्सीड, कामयाब हो जाने को बोलते हैं गेट अहेड। शी वर्कड हार्ड टू गेट अहेड इन हर करियर, अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, तरक्की करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो करती है वर्क हार्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, पहला है एगोनी, अत्यधिक पीड़ा, एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, उसको बोलते हैं एगोनी। ही क्राइड आउट इन एगोनी आफ्टर द इंजरी, चोट लग गई है किसी की, इंजरी हो गई है, तो वो क्या कर रहा है, ही क्राइड आउट इन एगोनी, यानी कि दुख में वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। बेनिफैक्टर, संरक्षक या फिर दानदाता, वन हु गिव्स हेल्प एस्पेशली फाइनेंशियल। कोई व्यक्ति अगर दान पुण्य के काम करता है तो उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। द स्कूल वॉज फंडेड बाय अ जनरस बेनिफैक्टर, तो स्कूल किसने फंड किया था, एक जनरस, एक बहुत दयालु, बेनिफैक्टर यानी कि दाता ने, दानदाता जिसने दान दिया है, डोनेट किया। आइडोलेट्री होता है मूर्ति पूजा या फिर अत्यधिक पूजा, एक्सट्रीम एडमिरेशन और वर्शिप। भाई आप अगर किसी की, अपने गॉड की, अपने डीटी की अगर आप बहुत ज़्यादा एडमिरेशन, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, बहुत ज़्यादा उसकी वर्शिप करते हो और मतलब मूर्ति बना लेते हो पूरा, उसको बोलते हैं आइडोलेट्री। हिज आइडोलेट्री ऑफ सेलिब्रिटीज़ वॉज अनहेल्दी, उसकी जो आइडोलेट्री ऑफ सेलिब्रिटीज़ है ना वो बहुत अनहेल्दी है, वो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ से, उनके फ़ोन में भी उनकी फ़ोटोज़ मिलेंगी, उनकी डीपी पर भी उनकी फ़ोटोज़ मिलेंगी, उनके घर में भी उनके पिक्चर्स लगे हुए मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आइडोलेट्री है, बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो आप किसी एक सेलिब्रिटी की, तो मूर्ति पूजा या फिर अंध भक्ति बोल सकते हो आप इसको, ठीक है जी। अगला वर्ड है पैसिफिज्म, अहिंसावाद, बिलीफ इन पीस एंड नॉन वायलेंस। जो व्यक्ति शांति में, नॉन वायलेंस में, अहिंसा में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं पैसिफिज्म। हिज पैसिफिज्म प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग द मिलिट्री, उसकी जो पैसिफिज्म है, वो जो शांति चाहता है ना, अहिंसावाद है, उसने उसको प्रिवेंट किया, उसने रोका है उसको, हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग द मिलिट्री, मिलिट्री में नहीं जा पाया। देखो मिलिट्री में कौन व्यक्ति जाएगा, जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, जिसको लड़ना आता होगा, जिसको लड़ने का शौक होगा, वही व्यक्ति मिलिट्री में जाएगा। तो पैसिफिज्म अगर आपके अंदर है, आप अगर शांति ही चाहते रहते हो, तो फिर आपके लिए मिलिट्री नहीं बनी है, आपके लिए और डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो पैसिफिज्म मतलब शांति का एक रास्ता या फिर अहिंसावाद। वर्ड्स कंप्लीट हुए। आज के बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब थी भाई, एग्जाम में यही वर्ड्स ऐसे ही मिलते हैं आपको, यही आइटम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कवर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे लाइक करेंगे। आज के एडिटोरियल का टाइटल है टॉप बोर्ड ऑन दिव्या देशमुख्स वुमेन्स
चेस वर्ल्ड कप विन। टॉप बोर्ड है मतलब टॉप में है हम। ऑन दिव्या देशमुख वुमेन, अब दिव्या देशमुख है खिलाड़ी हमारी, वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में जीती हैं, तो इनके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। इंडियन वुमेन आर कैचिंग अप विद द मेन इन वर्ल्ड चेस। इंडियन वुमेन क्या कर रही हैं, आर कैचिंग अप, अभी मैंने ऊपर ईडियम बताया था ना आपको, फ्रेजल वर्ब। कैच अप विद का मतलब है कि सेम लेवल पर आना, तो कैचिंग अप विद मैन यानी कि पुरुषों के बराबर आ रही हैं वर्ल्ड चेस में, मतलब क्या, सेम लेवल मेंटेन कर रही हैं। WOMEN, देखो WOMAN भी होता है यहाँ पर, तो सिंगल थी, एक थी। इंडियन वुमेन EN आया है, तो यहाँ पर EN से मतलब क्या है, प्लूरल, वुमेन का प्लूरल होता है WOMEN, ठीक है, वुमेन। तो इंडियन वुमेन आर कैचिंग अप विद द मेन, यहाँ पर अगेन मैन आया है MEN, अगर होता MAN तो यहाँ पर एक होता, मैन आया तो ये प्लूरल है। इन द वर्ल्ड चेस में Divya Deshmukh's astonishing performance at the Women's Chess World Cup has put the limelight back on Indian chess yet again. दिव्या देशमुख की astonishing performance रही at the Women's Chess World Cup has put the limelight back. अब फिर से limelight में आ गई हमारा इंडियन चेस yet again, एक बार फिर से। has put यहाँ पर has के साथ में put थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है put, तीनों का सेम फॉर्मेट इनका, ठीक है। कट और पुट ये तीनों सेम होती हैं। हैज़ पुट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, हैज़ आया यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिव्या देशमुख की एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। परफॉर्मेंस हैज़ पुट द लाइमलाइट बैक ऑन इंडियन चेस येट अगेन। Rarely does a week pass without an Indian player achieving a significant feat in some corner of the world. रेयरली डज, अब ये डज किसके लिए आया, डज यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बाद में आया है, और ये है वीक। रेयरली डज अ वीक पास विदाउट एन इंडियन प्लेयर अचीविंग अ सिग्निफिकेंट फीट इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोई हफ्ता शायद ही जाता होगा जिसमें हमारे इंडियन प्लेयर्स अचीव कर रहे हैं एक बहुत अच्छी जीत, पूरे वर्ल्ड के किसी न किसी कॉर्नर में चेस के अंदर हम लोग ज़रूर जीत दर्ज करते हैं हर हफ्ते। स्टिल व्हाट दिव्या डिड एट बटूमी जॉर्जिया ऑन मंडे डिजर्व्स अटेंशन। स्टिल, लेकिन फिर भी, व्हाट डिड दिव्या डिड एट बटूमी, जो दिव्या ने बटूमी यानी कि जॉर्जिया में मंडे के दिन किया, डिजर्व्स अटेंशन। ये जो डिजर्व्स है ये वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट में टेंस है, क्योंकि डिजर्व्स एस या ES जहाँ पर आता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। डिजर्व्स के लिए आप मुझे सब्जेक्ट बताएंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट मंडे है, जॉर्जिया है, बटूमी है, दिव्या है, क्या है। बेटा मैंने कल बताया था आपको कि जब क्या होता है ना, एक पूरी क्लोज एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही होती है, तो उसको हम सिंगुलर मान कर चलते हैं, तो ये पूरा का पूरा ही अपने आप में सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसके लिए फिर डिजर्व्स आया। द 19-year-old फ्रॉम नागपुर won one of the most prestigious tournaments, coming through a grueling knockout competition, outwitting rivals much stronger and more experienced। कह रहे हैं कि भाई 19 साल की 19-year-old नागपुर, मतलब क्या, 19-year-old फ्रॉम नागपुर, मतलब यही इनकी दिव्या के बारे में बोल रहे हैं। 19 साल की हैं ये, इनकी एज का मेंशन किया है यहाँ पर। तो 19-year-old जो खिलाड़ी हैं ये दिव्या नागपुर से हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, उन्होंने जीता है मोस्ट प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही नामचीन, बहुत ही प्रतिष्ठित उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। कमिंग थ्रू अ ग्रोलिंग नॉकआउट, ग्रोलिंग मतलब बहुत हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था, नॉकआउट कंपटीशन, उसके थ्रू आई वो, उसको जीत कर आई। आउटविटिंग राइवल्स मच स्ट्रोंगर एंड मोर एक्सपीरियंस, उन्होंने आउटविट किया, हराया, चालाकी से हराया अपने राइवल्स को, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से और बहुत एक्सपीरियंस्ड तरीके से उन्होंने उसको अपने राइवल्स को हराया। शी हैड स्टार्टेड आउट एज द 15th सीड, उन्होंने हैड स्टार्टेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है। शी हैड स्टार्टेड आउट एज द 15th सीड, उन्होंने कैसे करा था, उन्होंने 15वें स्थान से शुरुआत की थी, मतलब जब उन्होंने शुरू किया था तब उनका जो नंबर था वो कौन सा था, उनका 15वां नंबर था, 15th प्लेस पर उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था 15th प्लेस से। दैट शी डिफीटेड अनदर इंडियन, उन्होंने एक अनदर इंडियन को डिफीट किया। द 4th सीडेड कोनेरू हम्पी एंड रीनिंग वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन इन द फाइनल अंडरलाइंड द कंट्रीज डोमिनेशन ऑफ द इवेंट, उन्होंने डिफीट किया एक दूसरी इंडियन प्लेयर को। 4th सीडेड चौथे स्थान पर थी कोनेरू हम्पी, जो एक चेस
अच्छी प्लेयर है, उनको उन्होंने हराया। अपने ही देश के एक खिलाड़ी को हराना पड़ रहा है। देख रहे हो कि हमारी डोमिनेंस देखो, इस गेम में हमारी डोमिनेंस देखो कि हम अपने ही खिलाड़ियों को हराकर चैंपियन बन रहे हैं। एंड रीनिंग वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, और उन्होंने फिर कब्जा किया किस पर? वर्ल्ड चेस चैंपियन पर, अपने ही खिलाड़ी को हराकर। इन द फाइनल में अंडरलाइन द कंट्रीज डोमिनियन ऑफ द इवेंट, अंडरलाइन करता है, ये हाईलाइट करता है हमारी कंट्री की डोमिनेशन ऑफ द इवेंट, कि हम इस खेल में कितने ज़्यादा डोमिनेट कर चुके हैं। 2 अदर इंडियंस, डी हरिका एंड आर वैशाली, हैड ऑल्सो एडवांस्ड टू द क्वार्टर फाइनल्स। 2 और खिलाड़ी हैं, डी हरिका और आर वैशाली, ये भी एडवांस कर पाई हैं, मतलब ये भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच पाई हैं। द ग्रेट शो इन जॉर्जिया, जॉर्जिया में जो गेम हुआ, द ग्रेट शो इन जॉर्जिया डज नॉट मेक इंडिया अ सुपर पावर इन वुमेन्स चेस। 2, लेकिन फिर भी ये जो ग्रेट शो हुआ जॉर्जिया के अंदर, फिर भी डज नॉट मेक, अब यहाँ पर शो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और डज नॉट मेक यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर इतना बड़ा शो हुआ, अच्छा खेल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दैट डज नॉट मेक इंडिया अ सुपर पावर, फिर भी हमको वुमेन चेस में सुपर पावर नहीं बनाता। दैट ओनर बिलोंग्स टू चाइना, और ये जो ओनर है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो ओनर है ये बिलोंग करता है चाइना को। चाइना चेस के अंदर सुपर पावर है। होम टू द लास्ट 3 वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ये क्या है, होम टू द मतलब क्या, वहाँ की जो पिछली 3 वुमेन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वो सारी चैंपियंस चाइना से बिलोंग करती हैं। दो द इंडियन वुमेन लाइक द मैन वन द चेस ओलंपियाड लास्ट ईयर एट बुडापेस्ट, चाइना हैज़ मोर डेप्थ। हालांकि इंडियन वुमेन ने मैन की तरह से वन किया है, जीता है चेस ओलंपियाड लास्ट ईयर बुडापेस्ट में, लेकिन चाइना हैज़ मोर डेप्थ, चाइना और गहरा है और ज़्यादा एडवांस्ड है इस खेल के अंदर, इन द फॉर्मेट ऑफ वुमेन। इंडिया में नाउ बोस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट यंग टैलेंट अमंग मैन in the form of world champion D. Gukesh, world number 4 R. Pragnandra, and number 5 Arjun Erigasi, among others, but the bench in women's chess is not all that strong. कह रहे हैं कि भाई भले ही चाहें इंडिया में नाउ बोस्ट, चाहे हम बोस्ट करें, अपनी चीज़ों को बताएं कि भाई डींगे मारें कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट यंग टैलेंट अमंग मैन के अंदर, चाहे हम ये कह दें कि हमारे पास सबसे बेस्ट टैलेंट है इन द वर्ल्ड, इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड चैंपियन डी कोकेश, चाहे हमारे पास डी कोकेश है, वर्ल्ड के नंबर 4 आर प्रगनंदा है, चाहे नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी हैं, अमंग अदर्स और भी हैं, बट द बेंच इन वुमेन्स चेस इज़ नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, लेकिन वुमेन चेस में हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हाँ, मैन में आज हम डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को, बट वुमेन में कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। दिव्याज एंड इंडियाज स्टनिंग सक्सेस शुड नो डाउट इंस्पायर यंग गर्ल्स टू टेक अप चेस एज अ करियर। दिव्या की और इंडिया की जो स्टनिंग सक्सेस है, शुड नो डाउट इंस्पायर, ये इंस्पायर करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंस्पायर करेगी यंग गर्ल्स को टू टेक अप चेस एज अ करियर। यंग गर्ल्स को इंस्पायर करेगी ये सक्सेस कि भाई वो चेस को एक करियर के तरीके से देखें। द ह्यूज मीडिया अटेंशन दैट दिव्या हैज़ रिसीव्ड, शी हैज़ बीन फीचर्ड ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, became breaking news on the TV and got plenty of traction online, could encourage even more parents to make their daughters learn chess. जो ह्यूज मीडिया अटेंशन मिली दिव्या को, शी हैज़ बीन फीचर्ड, उसको फीचर करा गया ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर दिव्या की फ़ोटो आई, ऑनलाइन भी आई। बिकेम ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन टीवी, टीवी पर इनको ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाया गया, भारत की बेटी ने जीता खिताब, ठीक है, ऑन द टीवी, एंड गोट प्लेंटी ऑफ ट्रैक्शन, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ट्रैक्शन यानी कि सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऑनलाइन मिली, ट्विटर वगैरह पर इनका काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड में चला। कुड एनकरेज इवन मोर पेरेंट्स, इससे और पेरेंट्स एनकरेज हो जाएंगे और पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाएगा, करेगा ये चीज़, टू मेक देयर डॉटर्स लर्न चेस, कि भाई वो अपनी बेटियों को चेस सिखाएं। एंड इंडिया नीड्स मोर गर्ल्स टू मूव द पीसेस ऑन द चेस बोर्ड, और इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है और ज़्यादा गर्ल्स की, टू मूव द पीसेस ऑन द चेस बोर्ड, यानी कि इस खेल में अगर आगे बढ़ना है और अच्छा होना है तो हमें और ज़्यादा गर्ल्स की और ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दो द करंट इंडियन लाइनअप लुक्स गुड enough to retain the Olympiad gold next year, it is imperative that the country needs to support and nurture fresh young talent. दो द करंट इंडियन लाइनअप लुक्स, अभी जो इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है इसमें, इस चेस के गेम में वुमेन के रूप में,
गुड एनफ, ये काफ़ी अच्छी है। टू रिटेन द ओलंपियाड गोल्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल ओलंपियाड गोल्ड होगा चेस में वुमेन का। अच्छी कंडीशन इंडिया की दिखती है, लाइनअप ठीक है हमारी, हम शायद ओलंपियाड गोल्ड नेक्स्ट ईयर जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी इट इज़ इम्परेटिव, ये फिर भी ज़रूरी है दैट द कंट्री नीड्स, कंट्री को ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है कि हम सपोर्ट करें, आइडेंटिफाई करें अच्छा टैलेंट और नर्चर करें फ्रेश यंग टैलेंट। एक अच्छा फ्रेश जो यंग टैलेंट है उसको हम नर्चर भी करें, सपोर्ट भी करें, पहले पता करें कि भाई किसके अंदर टैलेंट है और फिर उसको नर्चर करें, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दें। There are a few players such as Vantika Agrawal and B. Savita Shri, but in the world's top 100, there are only 8 Indians, while China has 14, including the top 3. There are few players, कुछ और players हैं, such as जैसे कि वंतिका अग्रवाल हैं, बी सविता श्री हैं, लेकिन इन द वर्ल्ड्स टॉप 100, जब बात आती है वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स की, देर आर ओनली 8 इंडियंस, केवल 8 महिलाएं हैं। लेकिन चाइना के पास 14, मतलब हमसे जस्ट डबल। तो चाइना की डोमिनेंस देखो आप, वुमेन के फॉर्मेट में चाइना की डोमिनेंस हमसे जस्ट डबल है। और इंक्लूडिंग द टॉप 3, और टॉप 3 भी चाइना के पास है। 14 तो हैं ही, लेकिन 14 में से जो सबसे बेस्ट 3 प्लेयर्स हैं वुमेन में चेस के अंदर, वो भी चाइना की हैं। India's chess administrators have to make some long-term plans for women's chess and should implement them quickly. इंडिया के चेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो एडमिन रहते हैं इनके, जो ध्यान देते हैं, सारा मैनेज करते हैं चीज़ों को, हैव टू मेक सम लॉन्ग टर्म प्लान्स, उनको कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे वुमेन चेस के लिए, और शुड इम्प्लीमेंट दैम क्विकली, और उनको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा उस प्लान को। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोमिसिंग गर्ल्स, they need to be properly trained and provided excellent coaches. आइडेंटिफाई करने के बाद एक फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोमिसिंग गर्ल्स, ऐसी गर्ल्स जिनके अंदर टैलेंट है, उनको एक बार आइडेंटिफाई करा जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद दे नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रॉपर, और प्रोवाइडेड एक्सीलेंट कोच उनको मिलने चाहिए, तभी हम डोमिनेट कर पाएंगे वर्ल्ड लेवल पर। Only few families can afford the highly expensive trainers and the travel to Europe from where the Indian players usually make their noms for their grandmaster or international master titles. Only few families, केवल कुछ ही families can afford कर सकती हैं highly expensive trainer, क्योंकि भाई गरीब भी तो है, गरीब बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो talented हैं बट गरीब हैं, तो वो afford नहीं कर सकते expensive trainers को। एंड द ट्रैवल टू यूरोप, और यूरोप को ट्रैवल नहीं कर सकती भाई, तो यूरोप जाना कोई आसान बात थोड़ी है, बहुत खर्चा होता है। और यूरोप कौन सी जगह है? फ्रॉम वेयर इंडियन प्लेयर्स यूजुअली मेक देयर नोम्स, जहाँ से इंडियन प्लेयर्स एक स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन करते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए और इंटरनेशनल मास्टर टाइटल्स के लिए। तो ये ईजी नहीं है, गरीब बच्चों के लिए ईजी नहीं है, तो सरकार को ही कहीं ना कहीं इसका ध्यान देना पड़ेगा। देयर शुड ऑल्सो बी मोर सच टूर्नामेंट्स इन इंडिया, और इंडिया में ऐसे टूर्नामेंट्स और होने चाहिए, नेशनल लेवल पर काफ़ी टूर्नामेंट्स होने चाहिए, जिससे कि बढ़िया एकदम फ्रेश टैलेंट सामने आए, जो कि आगे जाकर वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करे। बहुत प्यारा एडिटोरियल था भाई, बहुत मज़ा आया पढ़ के। अब हम चेस में वुमेन भी हमारी अच्छा कर ले रही हैं और मैन तो भाई डोमिनेट कर ही रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करेंगे। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट, सजेशन पूछ रहा है कि क्या दिया है एडिटोरियल में। प्राइमरी टेक अवे फ्रॉम दिव्या देशमुख की विक्ट्री से, बताइए भाई क्या इसने दिया है। इंडियन वुमेन आर नाउ डोमिनेटिंग इंटरनेशनल चेस कंप्लीटली, नहीं कंप्लीटली बात गलत बोल दी, कंप्लीटली नहीं कर रहे, चाइना हमसे आगे चल रहा है। इंडिया हैज़ बिकम अ सुपर पावर इन वुमेन्स चेस, नहीं सुपर पावर अभी नहीं बने, वुमेन में तो नहीं बने। इंडियन चेस इज गेनिंग ग्लोबल अटेंशन बट मोर इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स चेस इन इंडिया, हाँ यही सजेशन मिला है, हम ग्लोबल अटेंशन पा रहे हैं, हमारी टीम, हमारे जो प्लेयर्स हैं चेस के अंदर वो बढ़िया से खेल रहे हैं, बट मोर इन्वेस्टमेंट, बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वुमेन चेस के अंदर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। व्हाट डज द एडिटोरियल से, इंडिया इज नॉट येट अ सुपर पावर इन वुमेन्स चेस, क्यों कहा, वाई डज द एडिटोरियल से, एडिटोरियल में क्यों कहा गया कि इंडिया अभी भी सुपर पावर नहीं है वुमेन्स चेस में। इंडिया डज नॉट हैव एनी वर्ल्ड चैंपियंस, नहीं चैंपियन तो वर्ल्ड चैंपियन तो है हमारे पास, तो ये तो घट गया। द इंडियन प्लेयर्स आर टू यंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टू यंग कहाँ है, एक्सपीरियंस्ड है यार हम तो। चाइना स्टिल हैज़ मोर डेप्थ एंड टॉप रैंकिंग प्लेयर, हाँ यही बात इसमें गड़बड़ करती है, चाइना के अंदर और ज़्यादा गहराई है और ज़्यादा टॉप रैंक। देखो वर्ल्ड की टॉप 14 चाइना के पास है, ठीक है, टॉप 100 में 14 प्लेयर्स चाइना के पास हैं, और इन 14 में से जो टॉप 3 हैं 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों चाइना के हैं, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
व्हाट इज द एडिटोरियल्स प्रपोज्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया गया है एडिटोरियल में टू इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन्स चेस इन इंडिया, रिड्यूस करें इंटरनेशनल एक्सपोजर और फोकस करें डोमेस्टिक ट्रेनिंग में, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। ऑफर करें फ्री ट्रेनिंग टू द बॉयज़ टू मोटिवेट गर्ल्स, नहीं अरे बॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे और वो मोटिवेट करेंगे गर्ल्स को, तो उनका खेल गर्ल्स का कैसे सुधरेगा, काटो। आइडेंटिफाई करें यंग टैलेंट्स को और प्रोवाइड करें इलीट कोचिंग एंड टूर्नामेंट्स, हाँ ये होना चाहिए, अच्छी इलीट कोचिंग दी जाए और टूर्नामेंट्स कराए जाएँ देश के अंदर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ग्रामर एमसीक्यूज, ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा, स्पॉट करना है आपको एरर, उसके लिए मैंने बता रखा है, एक एक चीज़ को एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे और जहाँ पर एरर आएगा वहीं पर स्पॉट करेंगे, उसको वहीं पर पकड़ेंगे। दो द करंट इंडियन लाइनअप लुक्स सिंगुलर है तो लुक्स ठीक है। गुड एनफ टू रिटेन द ओलंपियाड गोल्ड नेक्स्ट ईयर, यहाँ तक तो ठीक है। इट इज़ इम्परेटिव, ये ज़रूरी है, दैट द कंट्री नीड्स टू सपोर्ट एंड नर्चर फ्रेश यंग टैलेंट, इट इज़ इम्परेटिव दैट द कंट्री नीड्स, ये आ गया। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, ज़रूरत है, ज़रूरी है, और नीड्स का मतलब क्या है, ज़रूरी है, तो भाई दो जगह आप ज़रूरत क्यों लगा रहे हो, तो यहाँ पर नीड्स जो है वो सुपरफ्लुअस है, नीड्स की ज़रूरत यहाँ पर कोई नहीं है। दो द करंट ये तो ठीक है, टू रिटेन यहाँ पर भी ठीक है, इट इज इम्परेटिव दैट द कंट्री नीड्स, ये जो नीड्स वाला पार्ट है इसमें गड़बड़ है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चूज करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दिव्या देशमुख हु डैश आ 15th सीट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड कप चैंपियन, हैड बीन, हैव बीन, वॉज बीइंग, आर बीइंग, आर बीइंग क्यों लगाओगे भाई, हु, देखो पहली बात तो आर बीइंग का कोई मतलब नहीं है, दिव्या देशमुख तो सिंगुलर है तो आर तो वैसे ही कट गया, हैव वैसे ही कट गया, दो चीज़ें बचती हैं, हैड बीन बचता है और वॉज बीइंग बचता है। दिव्या देशमुख हु बीइंग, हु वॉज बीइंग आ 15th सीट, हु वॉज बीइंग नहीं आएगा, हु हैड बीन जो थी, हु हैड बीन आ 15th सीट इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड कप चैंपियन, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। और अच्छा यहाँ पर देखो वॉज बीइंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस में नहीं है ना टेंस, वॉज बीइंग कब बनता है, हम पास्ट कंटिन्यूस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तब वॉज बीइंग लगाते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। हु हैड बीन या 15th सीट, वो एक 15th सीट रही थी, 15th नंबर पर रही थी, तो हैड बीन इसमें इसलिए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है आपको बढ़िया सा इसमें जो अप्रोप्रिएट है। ओनली डैश few families can afford the highly expensive trainers and the travel to Europe, तो कितनी, ओनली आ फ्यू, केवल कुछ है ना, ओनली आ फ्यू फैमिलीज, बहुत ना के बराबर फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं हाईली एक्सपेंसिव ट्रेनर्स और ट्रैवल टू यूरोप, ठीक है। एन फ्यू तो होता नहीं है, ओनली द फ्यू में तो कुछ पर्टिकुलर बात होगी तब होगी, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, ओनली आ फ्यू फैमिलीज कैन अफोर्ड द हाईली एक्सपेंसिव ट्रेनर्स एंड द ट्रैवल टू यूरोप। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट करते हैं भाई, चलिए करिएगा क्लोज टेस्ट, आप इसको एक बार जल्दी से पढ़िएगा इसको, हाँ अब पढ़िएगा इसको जल्दी से, स्पीड में पढ़िएगा, थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप सारा एक साथ पढ़ पाएँ, हाँ दिख रहा है ना सब पूरा, चलिए पढ़िएगा इसको फटाफट। पढ़िएगा बेटा जल्दी जल्दी पढ़िएगा इसको स्पीड में, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप इसको करेंगे पॉज और फिर मैं इसको पढ़ाता हूँ आगे, ठीक है जी, पॉज कर लेना आप, ठीक है। दिव्या देशमुख's recent triumph at the Women's Chess World Cup has captured national attention. Starting as the 15th seed, she overcame several top players, including Dash Konoru Humpy in the final. दिव्या देशमुख की रिसेंट ट्रम्प यानी कि जीत हुई एट द वुमेंस चेस वर्ल्ड कप में, हैज़ कैप्चर वो कैप्चर करता है नेशनल अटेंशन को, स्टार्टिंग एट द 15th सीट 15वें नंबर से उन्होंने शुरुआत की थी, शी ओवरकेम सेवरल टॉप प्लेयर्स, उन्होंने बहुत सारे टॉप प्लेयर्स को क्या करा, ओवरकम करा, इंक्लूडिंग डैश कॉनरू हम्पी इन द फाइनल, उसने डिमोलिश कर दिया उसको, डिबेट करी है, डिबेट का तो भाई चेस चल रहा है यार, डिबेट थोड़ी ना हो रही है, डिवोटिंग की कोई बात नहीं है, आप श्रद्धा थोड़ी रख रहे हो उसमें चीज़ में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। डिथ्रोन करा उसने जो कोनरू हम्पी थी उनको फाइनल में हराया, ठीक है, डिथ्रोन करने का मतलब होता है हराना, ठीक है जी, तो डिथ्रोन करा उसने कोनरू हम्पू को, हमारे ही देश की थी ये, तो इनको हराना पड़ा। वाइल द विक्ट्री हैज़ ब्रॉट Indian women's chess into the spotlight, experts caution against complacency. Victory has brought Indian women's chess into the spotlight, spotlight में आई, लेकिन इस एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कॉशन करते हैं, चेतावनी देते हैं कॉम्प्लेसेंसी के लिए, अनलाइक चाइना, चाइना से विरुद्ध, विच हैज़ ग्रेटर, चाइना में क्या है,
चाइना में तो भाई बहुत ही ग्रेटर क्या है, इन टैलेंट एंड रिसोर्सेज इंडिया स्टिल लैक्स सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना में ग्रेटर क्या है, ग्रेटर एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन यहाँ पर कुछ चीज़ खत्म होने की बात हो रही ना। रेजिलियंस है इन टैलेंट, रेजिलियंस टैलेंट के अंदर नहीं, डेप्थ, हाँ डेप्थ इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन चाइना के अंदर हमसे ज़्यादा डेप्थ है टैलेंट में और रिसोर्सेज में, हमसे ज़्यादा गहरा है उनका टैलेंट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ड्राउट की तो कोई बात नहीं हो रही। टू रिटेन ग्लोबल रेलेवेंस इंडिया मस्ट डैश लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू स्काउट एंड ट्रेन यंग फीमेल प्लेयर्स। टू रिटेन ग्लोबल रेलेवेंस लेने के लिए और ग्लोबल रेलेवेंस लेने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, इंजेक्ट करना चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। भाई इंजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालना, तो इसमें डालना तो नहीं है। इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, तो यहाँ पर पूछताछ से तो काम नहीं चलेगा। इंडिया मस्ट क्या, इनिशिएट करना है या इंक्रीज करना है। इंडिया मस्ट, अभी तो इंक्रीज तो तब करते हैं जब हमारी कोई चीज़ शुरू हो रही होती है, जब हमारी कोई चीज़ चल रही होती है उसको इंक्रीज किया जाता है ऑलरेडी चली हुई चीज़ को। अभी तो स्ट्रेटेजी लगी नहीं है ना, वुमेन प्लेयर्स के लिए तो अभी तक लगी नहीं है। तो इंडिया मस्ट इनिशिएट, शुरुआत करनी पड़ेगी हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की, और स्काउट और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यंग फीमेल प्लेयर्स को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। PQRS रीअरेंज करना है एक कोहेरेंस यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस में। शी स्टार्टेड एज द 15th सीट इन द वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप एंड डिफीटेड इवन हायर रैंक्ड प्लेयर्स टू फाइनली लिफ्ट द टाइटल। बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में कुछ हिंट मिलेंगे, लास्ट में कुछ हिंट्स मिलेंगे। दोनों वर्ड्स जो स्टार्टिंग में और शुरू में मिलते हैं, कभी कभी बीच में भी मिलते हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही बैठेगा। ऑलराइट, देखो शी से कभी शुरुआत नहीं होती है सेंटेंस की, जनरली शुरुआत नहीं होती है। एक पैराग्राफ की शुरुआत एक नाउन से हो रही होती है, क्योंकि नाउन से पता लगता है कि किसके बारे में बात चल रही है। तो शी से शुरुआत नहीं होगी, पी ऑप्शन कट जाएगा। तो पी ऑप्शन जहाँ पर भी है ये कट जाएगा, पी पी पी। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों काट दो। एक ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, इतना ईजी नहीं होता बेटा, आगे पढ़ लो इसको एक बार। इन द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो यहाँ पर इन द यानी कि इसके बारे में बात हो रही है किसी की, तो फिर किस चीज़ में, इन द वुमेन्स वर्ल्ड चैंप, तो मतलब पहले बात शुरुआत कहीं और से हुई होगी। एंड से शुरुआत कर नहीं सकते किसी भी पैराग्राफ की भाई, एंड के लिए कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ बात कही गई होगी, वो बात प्लस एंड के साथ दूसरी बात जोड़ेंगे, तो दो बातों को जोड़ने का काम करता है एंड, तो ये तो होगा नहीं। टू फाइनली लिफ्ट द टाइटल, अब यह टू से भी नहीं होगी, तो भाई होगी कहाँ से। तो देखो मैंने कहा था कि प्रोनाउन से शुरुआत नहीं होगी जनरली, लेकिन एक्सेप्शनल केस में तो हो जाएगी भाई। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से ही सेलेक्ट करना है, तब तो हमको करनी पड़ेगी ना, तो फिर शुरुआत होगी पी से। तो यहाँ पर ये जो हमने पी वाले ऑप्शन काटे हैं, ये काटा नहीं पड़ जाएगा इनको, ये ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो क्यू से इन द वुमेन, यहाँ से तो शुरुआत नहीं होगी, एक ऑप्शन कटा। PQRS, PRQS या फिर PSRQ, तो इतना समझ में आ गया। शी स्टार्टेड, किसी प्लेयर के बारे में बात करी जा रही है। शी स्टार्टेड एज द 15th सीड, उसने 15वें नंबर में शुरू किया। उसके बाद इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड डिफीटेड और टू फाइनली लिफ्ट द टाइटल। उसने शुरुआत करी 15वें नंबर में, और शुरुआत करने के बाद उसने क्या किया होगा ये बात बताई जाएगी। तो इन द वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको अगर हम बाद में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने की बात बता दिया कि भाई 15वें नंबर से स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसने कुछ तो किया होगा, या तो हार गई होगी या जीत गई होगी। तो बात हो रही है उसने स्टार्ट किया 15वें सीट से एंड डिफीटेड इवन हायर रैंक प्लेयर्स, तो आर ऑप्शन पी के बाद लगेगा, PR ये रहा, और तो नहीं है, PQPS, तो ये ऑप्शन 2 कट जाएंगे, PRQS हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी स्टार्टेड एज द 15th सीट, 15वें सीट से उसने शुरुआत करी, एंड फिर क्या, स्टार्ट करने के बाद क्या करा, डिफीट किया हायर रैंक प्लेयर्स को, और PR के बाद आएगा Q, इन द वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप, इसमें कहाँ पर करा है ये चीज़, अब ये बता देगा थर्ड ऑप्शन Q बताएगा कि कहाँ पर करा है, और फिर किस लिए करा है ये बताएगा, टू फाइनली लिफ्ट द टाइटल। S ऑप्शन सबसे लास्ट में, तो PRQS इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नीचे आंसर की दी गई है, PDF में आपको मिलेगी आंसर की, और PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको सभी बच्चे ज़रूर चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी काम की PDFs और क्लास के लिंक्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, क्विज भी वहाँ पर समय समय पर होते रहते हैं। वोकैब प्रैक्टिस करेंगे विद ट्रिकी MCQs, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पर जितने आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी थी इन सब को हम करेंगे रिवाइज, और फिर तो भाई रट जाएंगी, आज जितना पढ़ा सब रट जाएगा। चलिए करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब होता है सिनोनियम इन मीनिंग टू प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस होता है बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित, फेमस।
इनफेमस नहीं होगा, ऑब्सक्योर नहीं होगा, रिनोन्ड जिसका बहुत नाम है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ईडियम बेस्ट फिट्स दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ईडियम पूछ रहा है। दो कंट्रीज हैं, एंड कर दिया उन्होंने अपने ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी, तो उनके बारे में बताओ कि उसको क्या बोलेंगे। गेट अहेड, बरी द हैचेट, हाँ बरी द हैचेट हो गया ना, ये तो हैचेट को बरी कर दिया, दुश्मनी को भुला दिया। दो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को खत्म कर दिया, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी। नेक्स्ट, चूज करना है करेक्ट यूजेस सब्ज्यूम का। सब्ज्यूम का मतलब होता है मिलाना, मर्ज करना। द स्मॉल फर्म वॉज सब्ज्यूम इनटू अ लार्जर कॉर्पोरेशन, और ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। स्मॉल फर्म है, उसको सब्ज्यूम कर दिया गया, मिला दिया गया एक बड़ी कॉर्पोरेशन में, ठीक है, ये तो ठीक है, कॉर्पोरेशन में मिला दिया गया। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रोलिंग इज अपोजिट, ग्रोलिंग का अपोजिट पूछ रहा है भाई। ग्रोलिंग का अपोजिट एग्जॉस्टिंग, डिमांडिंग, रिफ्रेशिंग और आर्डुअस। देखो, ग्रोलिंग का मतलब होता है जिसमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे, आप थक जाओगे, तो एग्जॉस्टिंग नहीं, डिमांडिंग नहीं, आर्डुअस नहीं, ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स है। रिफ्रेशिंग, जिससे आप रिफ्रेश हो जाओगे, आप एकदम ताज़ा हो जाओगे, तो ग्रोलिंग का अपोजिट ही होता है ये, रिफ्रेशिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है कौन सी फिट बैठेगी। आफ्टर हिज वैकेशन, अपनी वैकेशन के बाद। ही स्ट्रगल्ड टू डैश हिज बैकलॉग ऑफ ईमेल्स, अपने ईमेल्स के बैकलॉग को वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कम अक्रॉस, अचानक से सामने आना। गेट अहेड, आगे बढ़ना, तरक्की करना। कैच अप विथ या फिर अबाइड बाय। देखो, वैकेशन के बाद आया है, स्ट्रगल कर रहा है किस चीज़ के लिए, कैच अप विद, मतलब क्या, आपने जो बैकलॉग बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं उनको, उनके लेवल को, उनको मेंटेन करने का, सबको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ईडियम है बी इन द एयर का मतलब पूछ रहा है, मीन्स इन दिस सेंटेंस। लव वॉज इन द एयर, लव कैसा था, इन द एयर एट द वेडिंग, वेडिंग के अंदर। तो इन द एयर मतलब क्या, माहौल में था, एटमोसफियर में था। फ्लोटिंग अबव, ऊपर उड़ रहा था लव, नहीं। एक एयरप्लेन का सीन था, नहीं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वाइब प्रेजेंट, हाँ वहाँ पर वाइब थी भाई, लव की वाइब थी वहाँ पर, तभी तो लव इन द एयर था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पॉल्यूशन वार्निंग तो नहीं है यार, ये तो कितना गंदा ऑप्शन दे दिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स ट्रैक्शन इन अ मेटाफोरिकल सेंस। ट्रैक्शन का मतलब तो सपोर्ट होता है, लीगल अथॉरिटी नहीं है, फिजिकल फोर्स नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट या फिर मोमेंटम। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एंटोनिम पूछ रहा है बोस्ट का। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, उसका उल्टा पूछ रहा है प्रेज करना, फ्लॉन्ट करना, ब्रैग करना, तीनों तो इसके सिनोनिम्स है। डाउन प्ले करना, चीज़ों को दबाना, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, टू ओबे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को है ना ओबे करना, फॉलो करना रूल्स को, रेगुलेशंस को, और इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को। अबाइड बाई, गेट अहेड, कैच अप विद, कम अक्रॉस। अबाइड बाई का मतलब ये होता है कंप्लाई करना, ओबे करना रूल्स को और इंस्ट्रक्शंस को। ये ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन हु ऑफर्स हेल्प फाइनेंशियल एड, अच्छा कोई पर्सन हेल्प करता है, फाइनेंशियल एड देता है, मदद देता है, दान पुण्य करता है, उसको क्या बोलते हैं। पैसिफिस्ट, बेनिफैक्टर, राइवल, विक्टिम। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बेनिफैक्टर। पैसिफिस्ट तो शांतिवादी होता है, राइवल विरोधी होता है, विक्टिम होती है जिसके साथ कोई विक्टिम होता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बेनिफैक्टर। गेट द अपर हैंड का मतलब पूछ रहे हैं भाई, गेट द अपर हैंड का मतलब क्या है, बढ़त बनाना। बी डिफेटेड, नहीं हार नहीं सकते, कंफ्यूज नहीं हो सकते। टेक कंट्रोल, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 11 का, टेक कंट्रोल। गेट द अपर हैंड मतलब कंट्रोल हो चुका है आपका। सी ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है आउटविट का। आउटविट का मतलब होता है चालाकी से हरा देना, आउट स्पीक करना, आउट स्मार्ट करना, आउट नंबर करना, आउट ग्रो करना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आउट स्मार्ट करना, अपने स्मार्टनेस से दूसरे को हरा देना, आउट कर देना। कंडेमनेशन इज मोस्ट लाइकली अकर इन विच सिचुएशन। कंडेमनेशन कब होता है, जब आलोचना होती है किसी की, पब्लिक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हार्श क्रिटिसिज्म हो सकता है क्या, यही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्श क्रिटिसिज्म को ही बोलते हैं कंडेमनेशन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडमिरेशन तो नहीं होगा, वो तो कमेंडेशन होता है, वो तो हिडन जेलेसी नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। बी ऑप्शन ही करेक्ट है। व्हाट इज द इडियम अ बैड पैच। एक बैड पैच का मतलब क्या है, एक बुरा समय, एक खराब दौर। डर्टी क्लॉथ नहीं है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक डिफिकल्ट फेज है लाइफ का। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है, अ बैड पैच। सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही इडियम था आज का। व्हाट वुड बी अ सिनोनिम फॉर रीन का। रीन का मतलब होता है या तो शासन या फिर कब्जा लेना किसी चीज़ का। यूज्ड फॉर अ कंपनी डोमिनेटिंग द मार्केट, एक कंपनी डोमिनेट कर रही है मार्केट को, तो रीन किस लिए यूज़ करेंगे, सर्विस, रूल, रिबेलियन, ओबीडियंस। बताइए भाई, 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है, रूल चल रहा है उसका, शासन चल रहा है, काम उसका चल रहा है। कम अक्रॉस का मतलब पूछ रहा है भाई, कम अक्रॉस का मतलब बताओ। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, टू इग्नोर समथिंग नहीं। कोलाइट, फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज़ अचानक से मिल गई मतलब क्या, कम अक्रॉस हुआ।
मीन्स एक्सट्रीम एडमिरेशन और वर्शिप, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बहुत ज़्यादा वर्शिप है, उसको क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री, पैसिफिज्म, कंडेमनेशन या फिर बोस्ट। बोस्ट डींगे मानना होता है, काटो। कंडेमनेशन का बुराई होता है, नहीं, काटो। पैसिफिज्म होता है शांतिवाद, काटो। आइडोलेट्री, आइडोलेट्री क्या होता है भाई? एक्सट्रीम एडमिरेशन करना, वर्शिप करना। ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है इम्परेटिव का। इम्परेटिव का, इट इज़ इम्परेटिव टू वियर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो इम्परेटिव का मतलब होता है ज़रूरी। फनी थोड़ी ना है, हेलमेट पहनना फनी होता है क्या? ऑप्शनल होता है कि भाई पहनो या मत पहनो, नहीं, क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। व्हाट आर नॉर्म्स रेफर टू इन द कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल कंटेक्स्ट में आपको बताना है नॉर्म्स का क्या मतलब है। नॉर्म्स होता है कि स्टैंडर्ड, एक मानक। आउटडेटेड लॉज को आप नॉर्म्स नहीं बोल सकते, रिबेलियन को आप नॉर्म्स नहीं बोल सकते, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स उसी को बोलते हैं नॉर्म्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पीस एंड अवॉइड्स वायलेंस, वायलेंस को अवॉइड करता है, पीस में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। बहुत बार बता दिया ऊपर, 2-3 बार। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राइवल का मतलब पूछ रहा है कॉम्पिटिटर। राइवल होता है कॉम्पिटिटर। तो एलाई, एलाई किसको बोलते हैं? एलाई बोले, बताइए भाई किसको बोलते हैं? टीममेट को, अपोनेंट को, चैलेंजर को या फिर फो को? फो होता है दुश्मन, चैलेंजर होता है अपोजिट, ओपोनेंट अपोजिट, टीममेट को ही बोलते हैं एलाई। विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन तो मैं भी दूंगा आपको बेटा। एक क्वेश्चन कौन सा देना है, 22 या 23, अभी मैं देख लेता हूँ। टू गेन डोमिनेंस और कंट्रोल इन अ सिचुएशन, या फिर एक्सट्रीम पेन और सफरिंग। हाँ, आप मुझे 22 का आंसर बताएंगे, 23 को मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू गेन डोमिनेंस और कंट्रोल इन ए सिचुएशन। एक सिचुएशन में डोमिनेट कर लेना, कंट्रोल गेन कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? एक बैड पैच, बुरा समय होता है, गेट द अपर हैंड, यही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेट द अपर हैंड का मतलब ही होता है कंट्रोल लेना, डोमिनेंस लेना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 जो क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है एक्सट्रीम पेन या सफरिंग को क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री, एगोनी, पैसिफिज्म या फिर रिंग, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी। आज क्वेश्चन थे 10 में से क्वेश्चन ठीक थे, तो आप अगर 6+ स्कोर कर पाए हैं तो अच्छा स्कोर है। और 23 में से अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, आज के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, 18+ अगर आप रहे तो 33 में से अगर आपके 24+ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ये एक हेल्दी स्कोर है। आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आपका लेवल ठीक चल रहा है। लगातार मेहनत करते रहिए और आप बहुत जल्दी आपका लेवल बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगा, आपकी तैयारी तगड़ी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ओके। और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, आप तैयारी लगातार जारी रखिए, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा।